आज हमारे साथ मौजूद हैं विशेष मेहमान अनुपम सुमन जी, जो द प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज वो जहानाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। निर्माण यात्रा के क्रम में वो जहानाबाद में आए हैं, दक्षिण बिहार में पहली बार। तो अनुपम सुमन जी, जहानाबाद में आने का क्या उद्देश्य है आपका, और जहानाबाद के विकास के किन मुद्दों को आप उठाना चाहते हैं जहानाबाद में? धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि निर्माण यात्रा के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ और पूरे बिहार में हमारी पार्टी की एक निर्माण यात्रा चल रही है, जिसका नेतृत्व पार्टी महासचिव के नाते मैं कर रहा हूँ। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह न सिर्फ पार्टी के संगठन के निर्माण से जुड़ी हुई बात है, बल्कि जो हमारा उद्देश्य है पार्टी की स्थापना काल से ही, कि बिहार में एक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण करना है। जो लालू जी और नीतीश जी की जो भ्रष्ट राजनीति है, और कांग्रेस की जो भ्रष्ट राजनीति है, और बीजेपी की जो विभाजनकारी राजनीति है, उसके विकल्प के रूप में बिहार में प्लूरल्स पार्टी का अभ्युदय हुआ है। और उसी सिलसिले में अपने संगठन के विस्तार के लिए, नई पीढ़ी के निर्माण के लिए मैं बिहार के हर जिले में जा रहा हूं, और आज उस क्रम में जहानाबाद आना हुआ है। और देखिए, हमारी पार्टी का एक नारा है, वो नारा है सबका शासन। सबका शासन का तात्पर्य सिर्फ यह नहीं है कि सभी जाति और सभी धर्म का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो उसका एक मुख्य भाग है। एक उसका भाग यह भी है बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि हर क्षेत्र का बराबर विकास होना चाहिए। अभी एक पत्रकार बंधु मुझे कह रहे थे कि जहानाबाद को तो बिल्कुल ही तिरस्कृत कर दिया गया है, बिहार की राजनीति में भी और बिहार के विकास में भी। उसमें कुछ होगा, वोट बैंक की कुछ सेटिंग होगी अभी के नकली नेताओं की। वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि बिहार के हर जिले का अपना एक स्वतंत्र विकास होना चाहिए, और वही सबका शासन का की असली परिभाषा है। अभी जैसे आपको ज्ञात होगा कि अभी हमने हर जिले में यह मांग की है कि हर जिले में एक फंक्शनल एयरपोर्ट होना चाहिए। हमारे बिहार के तो लाखों लोग बाहर रहते हैं, राज्य के बाहर ही नहीं, विदेशों में भी रहते हैं। जहानाबाद के तो कितने प्रभुत्व वाले लोग भी देश में नाम कर चुके हैं, विदेशों में भी रहते हैं। मैं तो विदेश में भी रहा हूँ, लंदन में भी रहा हूँ, वहाँ भी जहानाबाद के लोगों से मिला। तो हर क्षेत्र का विकास हो, जहानाबाद का भी औद्योगिक विकास हो। यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा बराबर की जो गुफाएं हैं उसके पर्यटन के विकास का है। काको में जो हजरत कमाल की दरगाह है उसके विकास से संबंधित मुद्दा है। इन सभी मुद्दों पर हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, और स्थानीय मुद्दे हैं भी। मुझे बताया गया है एक अंडरपास की भी समस्या है, उसके लिए हमारी पार्टी के लोग अभी प्रदर्शन करेंगे, आवाज़ को उठाएंगे। तो इन सभी मुद्दों पर चल बात सर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बिहार की राजनीति में ये जो आम जो राजनीति थी, पहले की जो राजनीति थी, वो थी किस पार्टी का आधार वोट क्या है, किस पार्टी को सवर्ण का वोट मिलता है, किस पार्टी को यादव समाज का वोट मिलता है। जो मुख्य एनडीए है या महागठबंधन है, पार्टी का एक आधार वोट है कि वो वोट उनकी तरफ है। इनके पास 30% वोट है, इनके पास 40% वोट है। तो आप एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं सर, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नई राजनीति जो है, विकास की राजनीति, धर्म जाति से हट के जो आप राजनीति की शुरुआत किए हैं, तो सर धन बल बाहुबल से हट के ज़मीनी धरातल पे लोगों को समझाना कितना मुश्किल आपको लगता है? ये कितना नया चीज़ पूरे लोगों तक समझाना। जैसे पिछली बार विधानसभा चुनाव में आपकी द प्लूरल्स पार्टी को चुनाव चिन्ह, लास्ट में आपको अलग अलग उम्मीदवारों को अलग अलग चुनाव चिन्ह देना पड़ा। तो सर ये क्या समझते हैं, ये जो धन बल और बाहुबल की राजनीति में आप कहाँ टिक पाएंगे? इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो इसकी मैं सैद्धांतिक बात बताऊं आपको। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या करती हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल रिसर्च का उनका अनुभव भी रहा है अकादमिक रूप से। देखिए, जाति धर्म का कोई उसके आधार पर सिर्फ वोट बैंक नहीं, ये एक क्लाइंटिलिस्टिक नेटवर्क है। क्लाइंटिलिस्टिक नेटवर्क का मतलब हुआ कि भैया लोग और गुंडे टाइप के दलाल लोग जो हैं, इंटरमीडिएटी जो हैं, मध्यस्थ हैं, जो वोट का जुगाड़ करते हैं। अब वो जाति और धर्म की आड़ में होता है, बांटते पैसा ही है। या तो पैसा दे करके वोट लेना है, या डरा धमका करके वोट लेना है। उसके लिए आधार बनाते हैं, अपने जमात का आधार बनाते हैं। भाई इस जाति के हैं तो उसके लिए एक उसका नेता बीच में दलाल बना दिया। तो वो दलालों वाली ही राजनीति है। ठीक है, वो उसको 30-40 साल में विकसित किया गया। जातिवाद तो हजारों सैकड़ों साल से है, लेकिन उसका राजनीतिकरण जो है पिछले 100 वर्षों में हुआ। मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म हुआ था 1909 में, जब ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म किया, जब भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा, तब से जातिवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि तब जाति के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाने लगे। उसका पिछले 30-40 सालों में और व्यापकीकरण हुआ है लालू जी और नीतीश जी के राज में। तो
वो तो एक मुकाबला है ही। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा धन बल और बाहुबल से मुकाबला है, लेकिन आप अगर इतिहास उठा करके देखेंगे, हम कोई चंद्रगुप्त और अशोक के ज़माने में नहीं जाना चाहते हैं, हम बिल्कुल हालिया इतिहास को भी अगर आप उठा करके देखेंगे तो तमाम धन बल, बाहुबल और सरकारी बल होने के बावजूद लोग चुनाव हारे हैं। जनता जब सोच लेती है, इंदिरा गांधी जी से ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? तब तो कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं था, आरटीआई नहीं था, फिर भी बुरी तरीके से हार गई। स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए खुद चुनाव हार गए। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं है, और हर जगह जब हम लोग गांव में जा रहे हैं, लोग बदलाव के लिए बेकरार हैं, लोग बदलाव बिल्कुल दिलो जान से चाहते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब हम लोग विकल्प बन करके आए हैं, तो लोग हमें अभी पहचान रहे हैं, हमें परख रहे हैं, और इस बात की हमें पूरी उम्मीद है कि हम जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का विस्तार कर रहे हैं कि अगले चुनाव जब भी होंगे उसमें हम सफल होंगे, और कितना भी धन बल बाहुबल हो उनको हम पराजित करेंगे। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी जी, वो लंदन से उन्होंने शिक्षा हासिल की है, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो सर, आपको क्या लगता है, राजनीतिक बैकग्राउंड न रह पाना ये कितना बड़ा असर करता है, या नई राजनीति को शुरू करना? पहले से आपकी पार्टी में कोई भी ऐसे नहीं है जिन्होंने पहले से उनका चुनावी बैकग्राउंड है, जो पहले चुनाव लड़े हों, वो नई तरीके से, कोई ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, कोई जर्नलिज्म से आए हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। तो सर, इसको कैसे राजनीति में आप समझते हैं कि इसको राजनीति? मैं आपको फिर लगभग 70-80 साल पहले ले जाऊंगा, 100 साल पहले ले जाऊंगा। राजनीति का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। राजनीति की या तो आप पढ़ाई करते हैं, या किसी क्षेत्र में पहले से आप कार्य कर रहे हैं तो आप राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। वो हम फिर अशोक और सिकंदर के ज़माने तक भी नहीं जाएंगे। आप पिछले 100 साल का इतिहास उठा के देख लें, आज़ादी से पहले जो असली नेता होते थे, अभी तो नकली नेता लोग हैं। महात्मा गांधी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, जवाहरलाल नेहरू हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, किनके बाप दादा पॉलिटिशियन थे? किन्हीं के बाप दादा पॉलिटिशियन नहीं थे। बैकग्राउंड का तो वही तात्पर्य है ना, फलाना बाबू के बाबूजी और फलाना बाबू के चच्चा जो है, ये हैं वो हैं। तो उनका तो कुछ बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने पढ़ाई की थी, उनमें नीयत भी थी, ईमानदार भी थे, कर्तव्यनिष्ठ भी थे, उसके बावजूद बहुत मोटी मोटी पढ़ाई की थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर 2 PhD है, एक तो हमारे ही कॉलेज से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है। अब महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़े, नेहरू और बोस कैम्ब्रिज से पढ़े, जयप्रकाश नारायण स्टैनफोर्ड से पढ़ करके आए, राम मनोहर लोहिया बर्लिन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। इतने पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? इतना दुनिया को समझने की क्या आवश्यकता थी जब स्वयं ईमानदार थे? आज के लोग तो भ्रष्ट भी हैं, लेकिन आज के किसी भी नेता के हाथ में आपने कोई किताब देखी है? उन्होंने तो दर्जनों किताबें लिख दी है। जयप्रकाश नारायण और नेहरू जी ने तो, और गांधी जी ने तो दर्जनों किताब लिख दी है। आज के नकली नेताओं को किताब लिखना तो बहुत दूर की बात है, किसी के हाथ में आप एक किताब कभी दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए उसके लिए कोई बैकग्राउंड पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। दिमाग से और दिल से राजनीति होती है, और समझ होनी चाहिए। उसके लिए आपको राजनीति की, अर्थशास्त्र की, डेवलपमेंट की, पॉलिसी मेकिंग की पढ़ाई की आवश्यकता है, तभी आप बदलाव कर पाइएगा। और यही कारण है कि इन लोगों के पास वो ज्ञान नहीं है, विजन नहीं है, इसलिए ये चाह भी लेंगे तो बदलाव नहीं होगा, और चाहते भी नहीं। सर, चुनाव के पहले ये जो रोज़गार का वादा था, जो राजद का था कि इतने लाख लोगों को हर साल रोज़गार मिलेगा, और एनडीए का था इतने लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो वो क्या आपको लग रहा है ज़मीन पर उतना रोज़गार मिल पा रहा है? और उसके अलावा जो घोषणा पत्र में वादा था, उद्योग धंधे पे आपकी पार्टी का बहुत जोर रहता है कि आपकी जो अध्यक्षा हैं वो भी उद्योग धंधे, जो पुराने उद्योग धंधे थे, बंद हो चुके हैं बिहार में। सर, उद्योग धंधे को शुरू करने के लिए आपकी पार्टी किस तरीके से आंदोलन करेगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। उद्योग रोजगार का मुद्दा किसने बनाया? मार्च 2020 में जब हमारी पार्टी की स्थापना हुई, उससे पहले तो उद्योग रोजगार की चर्चा भी नहीं होती थी। लोगों को पता तक नहीं था कि बिहार में भी उद्योग हुआ करते थे। लोगों को यही लगता था सारे उद्योग तो झारखंड चले गए। हम लोगों ने घूम घूम करके हर जिले में दिखाया है। यहाँ जहानाबाद में भी जूता फैक्ट्री जाके दिखाया है, जो शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। हर जिले में हम लोगों ने खोज खोज के दिखाया है कि देखिए यहाँ पर उद्योग था। उद्योग की संभावना की बात नहीं कर रहे हैं, उद्योग था जिसको 30-40 साल में इन लोगों ने मार दिया। और जब हम लोगों ने उद्योग रोजगार का मुद्दा उठाया तो सभी राजनीतिक दलों ने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अपना नॉलेज तो कुछ है नहीं। तेजस्वी जी ने भी कह दिया कि भाई हम प्रथम कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे देंगे। नीतीश बाबू ने भी लिख दिया कि 19 लाख रोजगार दे देंगे। इतना दिन से क्या कर रहे थे? कोई इनकी पहली बार सरकार तो बनने वाली है नहीं। लालू जी और राबड़ी जी तो 15 साल उधर शासन किए, नीतीश जी 15 कर लिए, 2 साल तो तेजस्वी जी भी डिप्टी CM रहे। कितना रोजगार दिए?
वो कर देंगे, गागेगी से तो काम नहीं चलेगा ना। उसकी गागेगी की जो राजनीति है, कितना दिए हैं और पिछले 9 महीने में इन्होंने कितना रोजगार सृजित किया है। एक 2 साल से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसके लोग अभी तक तरस रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। नया रोजगार तो 9 महीने में लोगों ने 9 भी सृजित नहीं किया और उनसे होगा भी नहीं। वो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो औद्योगिक विजन है। हम पूरे बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलेंगे। नए नए शहर बनाने पड़ेंगे। 8 हमारी मैनिफेस्टो में था कि हम 8 बड़े महानगर बनाएंगे। हर जिले में हम 500 स्क्वायर किलोमीटर का हम औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे। लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देना होगा। हमारा वादा जो है कि हम हर साल अगले 5 साल तक 8 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 80 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे। वो जुमला नहीं, उसके लिए औद्योगिक क्रांति करनी पड़ेगी और उसके लिए हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट। आखिरी में ये कहना चाहूँगा, आज के युग में आप मीडिया को और ख़ास करके डिजिटल मीडिया को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? देखिए, हमें तो ब्रांड ही कर दिया गया है कि फेसबुकिया पार्टी है, सोशल मीडिया की पार्टी है, फेसबुकिया पार्टी है। हम लोग सोशल मीडिया और फेसबुकिया पार्टी नहीं है, हम लोग ज़मीन की ही पार्टी है। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में वही दिखाया जाता है जो ज़मीन पर हो रहा है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, यही आप जाकर के दिखाइएगा तो जनता को पता चलेगा। कोई आप मंगल ग्रह पर तो हमसे इंटरव्यू ले नहीं रहे हैं। तो यही हम फिर उसमें मैं अपने जो हमारा सिद्धांत है पार्टी का सबका शासन का, उसको मैं लाना चाहूँगा कि जो आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने नए नए चैनल शुरू किए हैं, चाहे वो डिजिटल चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो या उनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, वेब पोर्टल हो। सबको साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हम लोग उनके साथ हैं। हम उनके साथ कदम ताल करके चल रहे हैं क्योंकि जो मठाधीशों का जो एक नेटवर्क बन गया है उसको हम तोड़ना चाहते हैं। और कोई ये फेसबुकिया पार्टी नहीं है। आपको मैं बताऊं एक और ऐतिहासिक बात, महात्मा गांधी जी जब राजनीति करने के लिए आए भारत में, तो उस समय तो लोग ऐसे ही एरिस्टोक्रेटिक राजनीति करते थे। उन्होंने अखबार निकालना शुरू किया, 4 आना वाला, यंग इंडिया, हरिजन इत्यादि। तब उस समय लोगों ने कहा कि अखबार से भी अब राजनीति होगा। अब तो अखबार को ही लोग राजनीति समझने लगे हैं। अखबार में अगर खबर नहीं छपी तो बोलते हैं कि ज़मीन वाली पार्टी नहीं है, अखबार में छपने लगेगी तो ज़मीन वाली पार्टी हो जाएगी। तो यही सारी बातें हैं। सर, तो रिपब्लिक इंडिया में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।